तो खाना ये विकास सर के लिए भी ले जाओ। ये उनको देना, बोले एक साथ ही खाना, सब मिक्स कॉम्बो, मजा आएगा। चलो, लेट्स स्टार्ट द शो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पेड क्लासेस ऑफ निम्बस लर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आपका पावर सिस्टम की इस दुनिया में, मेरे यानी सुमित के साथ। कल अपन पढ़ रहे थे ग्रेडिंग ऑफ केबल, जिसमें अपन थ्योरी लिख करके कैपेसिटेंस ग्रेडिंग की थ्योरी लिख चुके थे। आज अपन को समझना चालू करना है। आशीर्वाद सबको, बहुत बहुत स्वागत है सब लोगों का। कैसे हो सब लोग? कल की क्लास में अपन ने जो सीखा था, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, ताकि इस टॉपिक को अपन जो है वो अच्छे से समझ सके, है ना। देखो, कल अपन ने ये कहा था कि कोर पर स्ट्रेस मैक्सिमम है और शीट पर आते आते स्ट्रेस मिनिमम हो जाता है। स्मॉल आर से कैपिटल आर तक स्ट्रेस इस तरीके से डिक्रीज करता है। हमने कहा कि यहां पर हमने इंसुलेशन लगाया है कोर से शीट तक। ये यहां पर इंसुलेशन तो अच्छा वोल्टेज सहन कर रहा है, जितना पैसा हमने खर्च किया उसके अकॉर्डिंग, पर यहां पर हमने जो पैसा खर्च किया उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज होल्ड कर ही नहीं रहा। हमने कहा कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर V है और यहां पर 0 है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये कोर है, ये शीट है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कोर से शीट के बीच के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से लीकेज करंट फ्लो करता है, और उस लीकेज करंट की वजह से केबल में डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं, और उन्हीं डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को अपन ने नाम दिया हीटिंग ऑफ केबल। क्या नाम दिया? हीटिंग ऑफ केबल। हमने कहा केबल हीटअप हो रही है भाई, समझ गए? क्या नाम दिया समस्या को? हीटिंग ऑफ केबल। और इसी समस्या को दूर करने के लिए, हीटिंग को दूर करने के लिए, और दूसरा मेन अगर अगर अपन मेन अगर स्टेटमेंट क्या यूज करते हैं ग्रेडिंग के लिए, वो ये है कि हमें स्ट्रेस को यूनिफॉर्म करना है। टू मेंटेन द यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस थ्रू आउट द लेंथ ऑफ इंसुलेशन वी हैव डन ग्रेडिंग ऑफ केबल, जिसमें हम चाहते हैं कोर पर मैक्स है तो शीट तक जो है वो स्ट्रेस क्या रहे? एक समान रहे, बिल्कुल जैसा हम वहां चाहते थे ओवरहेड के अंदर की वोल्टेज 11 11 11 के भी सब में शामिल, मतलब सब में एक समान रहे, वैसे हम यहां चाहते थे। ऐसा हम कल की क्लास के अंदर लिखे हैं इस हेडिंग के अंदर। समझ में आ गई बात? लाइन पढ़ो, एज इट इज लाइन पढ़ो, सेम टू सेम लाइन लिखी हुई। गुड इवनिंग, नमो नमः, राम जी राम। सेम ऐसा कैसा लिखा है कि अपन ने? एज इट इज लिखा अपन ने। पढ़ो एक बार। ग्रेडिंग ऑफ केबल की थ्योरी के अंदर 2 पॉइंट लिखे हैं अपन ने।
ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन dielectric stress between core and sheath, a leakage current flow and dielectric loss occurs called heating of cable, and to maintain a uniform dielectric stress throughout the length of insulation, grading of cable is done. ऐसा पॉइंट लिखा हुआ है, समझ में आ गई ये बात क्या लिखी हुई है? आगे बात करते हैं कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। ग्रेडिंग करने के लिए पहला तरीका निकाला कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। ध्यान से देखना, यहां 16 क्वेश्चन एक साथ पूछे जा सकते हैं, मतलब एक साथ तो क्या 16 तरीके के क्वेश्चन, 16 टाइप्स, वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, 16 सवाल एक जवाब। तैयार हो? तैयार हो सीखने के लिए? ये सुनो, है तैयार हम। हाँ, पिक्चर देखिए, हम मूवी, अमिताभ बच्चन, गोविंदा है, रजनीकांत सर, हम, वही वाला गाना है ना उसमें, है तैयार हम। बिल्कुल। ये किसके लिए यस कर रहे हो? तुम मूवी देखी उसके लिए कर रहे हो या समझ में आ गया उसके लिए कर रहे हो? चलिए, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में हमने ये कहा कि यार अलग अलग इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करेंगे, अलग अलग इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करेंगे। ठीक है, कर लो, बट जी का फॉर्मूला होता है Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू एक्स। जी एक्स की अगर मैं बात करूं तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये मान लीजिए यहां पर ये जो व्हाइट कलर वाला ये कोर है, इसके ऊपर यहां से लेकर के यहां तक ये शीट है, इस शीट में अलग अलग इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किए हैं, अलग अलग थिकनेस के, यूनिफॉर्म ग्रेडिंग मेंटेन करने के लिए। अब सर ये अलग अलग मटेरियल क्यों और अलग अलग थिकनेस क्यों, यही समझना है बस इसमें, और कुछ नहीं। तो हमने कहा कि भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस का फॉर्मूला जो है इसमें Q कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कुछ क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल है मटेरियल की थिकनेस और मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये दो चीजें वेरिएबल है, मटेरियल की थिकनेस और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दीज टू थिंग्स आर वेरिएबल। तो अपन अगर किसी भी केबल का, अच्छा अगर मैं मैक्सिमम स्ट्रेस की बात करूं तो Q बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हर बार आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आर इंटू स्मॉल आर। इसका मतलब ये जो चीज है ना, ये वेरिएबल है। अगर थिकनेस और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट हो जाए, इस चीज को भी कांस्टेंट कर दिया जाए, तो स्ट्रेस एक समान हो जाएगा। कैसे सर, कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, मैंने कहा, मैंने क्या, तुमने खुद ने कहा कल, क्या सर हमने क्या कहा, हमें तो याद ही नहीं रहा। तुमने खुद ने कहा था, याद करो, कि कोर के पास स्ट्रेस अधिकतम है। हाँ 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 हाँ, कल प्रूव भी तो किया था, कोर के पास स्ट्रेस मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम है तो जहां पर तनाव अधिक है वहां पर इंसुलेशन की क्वालिटी कैसी चाहिए? बढ़िया चाहिए। स्ट्रेस ज्यादा, क्वालिटी अच्छी चाहिए। तो हमने कहा कि कोर के पास में क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, कोर, और ये शीत है। हमने कहा कोर के पास क्वालिटी एकदम बढ़िया होनी चाहिए, क्वालिटी एकदम बढ़िया। कोर के पास इंसुलेशन की क्वालिटी एकदम बढ़िया। कोर से दूर गए, स्ट्रेस कम हो गया, कम हो गया तो अच्छी क्वालिटी का इंसुलेशन क्यों लगाना, पैसा खराब होगा। हमने कहा क्वालिटी कम कर दो जी, क्वालिटी कम कर दो, क्वालिटी कम कर दी जी, क्वालिटी कम कर दी। फिर हमने कहा कि शीत के पास पहुंच गए, शीत के पास तो स्ट्रेस और कम हो गया। नहीं जी नहीं, अब ये भी क्वालिटी काम नहीं आएगी, ये भी क्वालिटी बहुत महंगी पड़ रही है। शीत के पास में स्ट्रेस बहुत कम है, क्वालिटी और कम कर दो जी, क्वालिटी और कम कर दो, ये क्वालिटी और कम कर दी। ठीक जी, ठीक। तो इसका मतलब कोर से शीत की तरफ जाते जाते स्ट्रेस घटता चला गया, तो हमने मटेरियल की स्ट्रेंथ जो यूज करी वो भी घटाते चले गए। मगर मित्रों याद रखिए, आपको मटेरियल की स्ट्रेंथ और मटेरियल की थिकनेस का गुणनफल सेम रखना है, यही कंसेप्ट है इस पूरे मेथड का। तो अगर मटेरियल आपने एप्सिलॉन R1 यूज किया तो उसकी थिकनेस भी यूज करी होगी, बिल्कुल जी बिल्कुल यूज करी है। X1, X2, X3,
तो अगर स्ट्रेंथ बढ़िया है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो थिकनेस को कम रखना पड़ेगा बाबा, तभी इनका गुणनफल बराबर होगा इसके, किसके, इसके। सर इसकी क्वालिटी तो कम है तो इसकी थिकनेस बढ़ा दो, तो ये गुणनफल क्या हो जाएगा, सेम। सर इसकी तो क्वालिटी और कम है तो इसकी थिकनेस को और ज्यादा बढ़ा दो, तो क्वालिटी और थिकनेस का गुणनफल हर जगह क्या होना चाहिए, सेम। क्वालिटी अच्छी, थिकनेस कम, क्वालिटी कम, थिकनेस ज्यादा, क्वालिटी और कम, थिकनेस और ज्यादा, ताकि इनका मल्टीप्लीकेशन आपस में क्या रहे, कांस्टेंट रहे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। यस और नो, समझे कि नहीं? इतना सा ध्यान रखना है बस, मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और उसकी थिकनेस का गुणनफल हर थिकनेस के लिए सेम होना चाहिए, हर इंसुलेशन के लिए सेम होना चाहिए। तो देखो इस डायग्राम में मैंने पीवीसी यूज किया सबसे पहले, बढ़िया स्ट्रेंथ है, और थिकनेस देखो टोटल 1 है, इस टोटल 1 में से ये कोर का वैल्यू 0.5 चला गया, तो पीवीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5। पीवीसी की स्ट्रेंथ अच्छी है, थिकनेस यूज करी 0.5। फिर देखो उसके बाद रबर यूज किया, कम कम स्ट्रेंथ है, टोटल थिकनेस 2 है, 2 में से 1 चला गया, तो रबर का थिकनेस कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, थिकनेस बढ़ गई। और आगे जाकर के एक्सएलपी में देखो टोटल थिकनेस 4 है, 4 में से 2 चला गया, एक्सएलपी का थिकनेस कितना आ गया, 2। यानी कोर से शीट की तरफ जाते जाते थिकनेस बढ़ती चली जा रही, थिकनेस बढ़ती चली जा रही, और क्वालिटी घटती चली जा रही, क्वालिटी घटती चली जा रही है। यही चीज हमको करनी है। समझ में आई बात क्या, नहीं? बस इतना ही है। क्लियर है सबको? यस सुनो, बोलो रे, अरे बोलो, कुछ तो कहो, ऐसे चुप न रहो, बोलो रे बोलो, कछु कहो, कछु नास्ती है, क्लियर? ओके, 16 सवाल आएंगे यहां से, 16 सवाल। हाँ 16 सोमवार किए होंगे तुम लोगों ने, और 16 सवाल सुनो। अच्छा तुमसे पूछूं, सही जवाब दे दोगे क्यों? तुमसे पूछूं मैं, ऑप्शन पहले ही लिख देता हूं मैं। चलो सवाल पूछता हूं तुमसे, किसी केबल में कैपेसिटेंस ग्रेडिंग की गई है। मैं हिंदी में या बाइलैंग्वेज में बोल रहा हूं ताकि एक ही बार में सवाल समझ में जाए, क्योंकि मैं एक ही बार बोलूंगा, दूसरी बार नहीं। किसी केबल के अंदर, किसी केबल में कैपेसिटेंस ग्रेडिंग की गई है, जिसमें 3 इंसुलेटिंग मटेरियल एप्सिलॉन R3, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R1 का प्रयोग किया गया है, and their dielectric strength are in decreasing order, then find their sequence from core to sheath. Epsilon R3 to 1 in decreasing order, find their sequence from core to sheath. Option are as follows. बोलो बताओ क्या होगा? क्या बात कर रहे हो? बताओ जल्दी से, मैंने एक पोल क्रिएट किया है।
30 सेकंड है तुम्हारे पास। थ्री टू वन। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? 50-50% पे खत्म हो गया पोल। हाँ, ये तो दिक्कत है भाई। दस लोगों को लगता है कि ए है, 10 को लगता है बी है। देखो ध्यान से देखना, εr3, εr2 और εr1, ये तीन मटेरियल हैं एंड इट इज देयर सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे तगड़ा ये है, फिर ये सब, उससे कम ये और उससे कम ये। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी स्ट्रेंथ दी गई है। कह रहा है कि सीक्वेंस बताओ कोर से शीत का, तो सबसे तगड़ा तो कोर के पास होता है, सबसे घटिया शीत के पास में होता है। पूछा कोर से शीत, 3, 2, 1, बी इज करेक्ट। एक बार फिर पूछूं, एक बार और पूछूं, दूसरा सवाल दूसरे तरीके से पूछूं, एक बार और, एक बार और, है ना। मैं पोल क्रिएट कर दूंगा, तुम आंसर पोल से करना। 3 insulating material used for capacitance grading having their thickness x1, x2, x3 in increasing order. Find their sequence from sheet to core. Come on, बताओ जल्दी से, 44 सेकेंड और, सबको वोट करना है। क्या बात है, और बी में कांटे की टक्कर चलते हुए। और ए का मार्जिन लगातार बढ़ता हुआ। समय समाप्त होने वाला, जल्दी बताओ, मार्क कर दो फटाफट से अपना आंसर। ओके, 72% लोगों को लगता है कि आंसर ए है। ओहो, सी वाले भी हैं यहाँ पे। क्या बात कर रहे हो? सी वाले अलग से मिलो भाई मेरे से, वीडियो कॉल पे मिलता हूं मैं तुमसे अलग से, है ना भाई। तुम लोगों को कहा कि 3 इंसुलेटिंग मटेरियल हैविंग देयर थिकनेस x1, x2, x3 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा। तो आपको पता है कि सबसे मोटा जो है वो शीत के पास लगेगा और सबसे छोटा जो है वो कोर के पास लगेगा। और मैंने सीक्वेंस पूछा किससे? शीत से कोर, शीत से कोर, यानी कि 3, 2, 1, आंसर हो जाएगा बी। क्या बात है, मात्र 28% लोगों का जवाब सही हुआ और 72% लोगों की नैया डूबती हुई। मैंने कहा था हलवा नहीं है बाबा, 16 सवाल हैं। पहले सवाल में 50% लोगों ने सही किया, दूसरे सवाल को 28%। हो सकता है अगले सवाल में ये परसेंटेज और गिर जाए। शीत से कोर पूछा है तभी तो कह रहा हूं ना, 3, 2, 1। शीत के पास सबसे मोटा रहेगा वायर, सबसे मोटा थिकनेस रहेगा। थिकनेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, 1, 2, 3। क्यों हिला डाला ना? नहीं देखा तुमने डायलॉग शिवाजी पिक्चर का? चलो आगे चले। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको ये डब्बे वाली चीज याद रखनी है। एग्जाम में सवाल आएगा, मैंने आपको बता दिया है सवाल पढ़ करके, और तुम लोग जो है वो अनुभव कर चुके हो किस तरीके की गलती तुम कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। बी,
बी है इंटरशीथ ग्रेडिंग। इंटरशीथ ग्रेडिंग, इसमें लिखिए बिटवीन कोर एंड शीथ, between core and sheath, two or more intersheaths are used. Between core and sheath, two or more intersheaths are used. Two or more intersheaths are used. Which are supplied by external transformer, which are supplied by external transformer to maintain uniform grading, to maintain uniform grading. To maintain uniform grading. It is economical up to 11 kV. It is economical up to 11 kV. नेक्स्ट नेक्स्ट क्या ये डायग्राम बनाना है आपको। मैं बना रहा हूं तब तक आप भी मेरे साथ साथ इसको थोड़ा 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 ड्रॉ कर लो।
थैंक्स राहुल भाई। ये डायग्राम बना लीजिए आप लोग। इसको कॉपी करके थम्स अप करना। चलिए समझ लेते हैं इसको क्या है। इंटरशीथ ग्रेडिंग में अपन क्या करते हैं, जैसे आपके पास में कोई मेन कोर है तो अपन इसके ऊपर एडिशनल शीट का प्रयोग करते हैं। ऐसे बाहर लगा देते हैं एक ट्रांसफॉर्मर और इस ट्रांसफॉर्मर की सहायता से शीट को सप्लाई दे देते हैं। अब यहाँ कोर पर जो है वो जी मैक्स है। जैसे ही आप कोर से दूर जाएंगे स्ट्रेस डिक्रीज करेगा। अपन ने वोल्टेज सप्लाई देकर फिर जी मैक्स कर दिया, बोले कितना डिक्रीज होगा, ले वापस जी मैक्स। फिर बाहर आता है तो फिर डिक्रीज करेगा, अपन ने फिर सप्लाई देकर फिर जी मैक्स कर दिया। फिर बाहर आता है तो डिक्रीज करेगा, फिर जी मैक्स कर देंगे। तो स्ट्रेस जो है वो डिस्टेंस कोर से आगे बढ़ते ही डिक्रीज करता है, फिर जी मैक्स कर दिया जाता है, फिर बढ़ता है, फिर जी मैक्स कर दिया जाता है, फिर इसके तरीके से डिक्रीज करता है। तो देखो अगर आप किसी भी तरीके से ग्रेडिंग यूज नहीं करते हो तो स्ट्रेस मैक्सिमम से मिनिमम बहुत ही तेजी से डिक्रीज करता है और मैक्सिमम से मिनिमम स्ट्रेस के बीच में गैप काफी ज्यादा रहता है। गैप के ज्यादा होने से करंट ज्यादा होगा, करंट के ज्यादा होने से हीटिंग ज्यादा होगी और इसकी वजह से जो है वो समस्याएं और बढ़ेंगी। और जबकि यहाँ इंटरशीथ ग्रेडिंग में देखो गैप क्या है, बहुत कम है, और अगर गैप कम है तो लीकेज करंट कम है, लीकेज करंट कम है तो हीटिंग कम होगी, तो हीटिंग की समस्या लगभग खत्म हो जाती है। इसीलिए इंटरशीथ ग्रेडिंग इसको इस तरीके से नाम दिया गया है। बात करें अपन कैपेसिटेंस ग्रेडिंग की, तो देखो मैंने यहाँ अलग अलग थिकनेस यूज करी है। मुझे नहीं पता आपने डायग्राम बनाने टाइम पे ध्यान दिया कि नहीं दिया। ये तीनों ही थिकनेस अलग अलग है। अलग अलग थिकनेस के अलग अलग इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं, तब डिक्रीमेंट भी अलग अलग स्लोप में होता है। ये कैपेसिटेंस ग्रेडिंग होगी। और कुछ नहीं करोगे तो ये मैक्स से मिनिमम घटेगा, ये आपकी जी मिनिमम घटेगा, ये बिना ग्रेडिंग का केस हो गया। अब आप डायग्राम देख करके ये दिमाग में थॉट मत बना लेना कि इंटरशीथ ग्रेडिंग अच्छी है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग कम है, यहाँ गैप ज्यादा है, यहाँ गैप कम है। दोनों में से किसी एक को तो ऊपर बनाना ही पड़ेगा, बट रिजल्ट दोनों के अच्छे रहते हैं, दोनों के रिजल्ट बढ़िया है, बराबर हैं।
इसलिए आप चाहें तो इंटरशीथ ग्रेडिंग यूज कर लें, आप चाहें तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग यूज कर सकते हैं, दोनों से रिजल्ट समान मिलते हैं। आगे बात समझ में? पर ग्रेडिंग को करना अपने आप में एक कॉस्टली खर्चीला प्रोसेस है, और ग्रेडिंग को करने से केबल की कॉस्ट बढ़ती है, इसलिए ग्रेडिंग के मेथड 11 केवी तक ही लिमिटेड है। 11 केवी के बाद में फिर केबल में ग्रेडिंग करना जो है वो इकोनॉमिकल नहीं रहता है, इसलिए अपन करते भी नहीं है। यहां पर आपका ग्रेडिंग ऑफ केबल वाला जो है टॉपिक है वो ओवर होता है। डायग्राम आप बना चुके हैं, लास्ट हेडिंग लगाएं केबल का। तो अपन ने शुरुआत की थी कैपेसिटेंस ऑफ ग्रेडिंग से, सॉरी कैपेसिटेंस से, फिर अपन आगे चले प्रैक्टिकल मेथड, थ्योरेटिकल मेथड, डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, फिर इसके बाद में अपन बढ़े आगे मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ केबल, और उसके बाद अपन आगे आए ग्रेडिंग के अंदर, और ग्रेडिंग के अंदर अपन ने दोनों ग्रेडिंग पढ़ ली है। ठीक है, अगला हेडिंग है पावर केबल इंस्टॉलेशन। पावर केबल इंस्टॉलेशन क्लियर? पावर केबल इंस्टॉलेशन, पावर केबल इंस्टॉलेशन 4 तरीके से किया जाता है। सीधा इमेजेस के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। किसी भी केबल को जमीन में 4 तरीके से इंस्टॉल किया जा सकता है। कहां गए फोटोज? अच्छा ठीक है, फोटोज अभी है नहीं, मैं इंपोर्ट कर लेता हूं तब तक। 4 मेथड है, उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फोटोज के थ्रू मैं इंपोर्ट करके थोड़ा मेरे को फ्री अभी टाइम मिलते ही मैं बता दूंगा। फोन में तो है, मैं स्क्रीन में शायद अटैच करना भूल गया। पहला है डायरेक्ट लेइंग, दूसरा है ड्रॉ इन या फिर डक्ट, तीसरा है इंटरनल्स सुरंगों में, और चौथा है इन फ्री एयर, इन फ्री एयर। ये 4 होते हैं, इनके इमेजेस के थ्रू मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, तो ये भी थोड़ी देर में अपन डिस्कस कर लेंगे। हेडिंग अगला लगाएं आप लोग, टॉपिक नंबर 11, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स, देखो क्या है ये ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या सीक्वेंस चल रहा है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। हम 10 टॉपिक अब तक पढ़ चुके हैं। पहली हेडिंग में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल पावर का क्यों करते हैं, यानी कि हम जो ये चैप्टर पहला स्टार्ट किए हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं, वो पहले नंबर पॉइंट में सीखा। दूसरे नंबर पॉइंट में पूरे पावर सिस्टम के ढांचे को सीखा सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू। 3 नंबर पॉइंट में हमने कहा कि भाई हम तो ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं तो हमें ट्रांसमिशन से मतलब है,
और ट्रांसमिशन की शुरुआत वोल्टेज को स्टेप अप करने से होती है, तो वोल्टेज स्टेप अप क्यों किया वो सीखा। वोल्टेज स्टेप अप करने के बाद में कौन सा सिस्टम ट्रांसमिशन के लिए काम में लिया जाएगा वो पता करना है, वो सीखा। जो सिस्टम डिसाइड हुआ उसके लिए सामान क्या चाहिए वो लाना सीखा। सामान ला करके मैकेनिकल डिजाइन के बाद में अपन ने सैग और टेंशन में उस लाइन को बनाना सीखा, डिजाइन करना सीखा। 7 नंबर में हमने कहा कि भैया ट्रांसमिशन का हमने पूरा का पूरा सिस्टम डिस्कस कर लिया है, ट्रांसमिशन का हमने पूरा का पूरा सेगमेंट डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन का डिजाइन कैसा होता है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन के डिजाइन की बात करी। फिर हमने कहा कि ये सारा ट्रांसमिशन हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये पूरा एक सिस्टम है, ये सारे के सारे सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इंटरकनेक्शन के बारे में हमने सीखा। फिर हमने कहा कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एक पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए, तो हमने उसके बारे में सीखा। फिर 10 नंबर में हमने कहा कि भैया ये सब कुछ तो ओवरहेड से होता है, ट्रांसमिशन तो अंडरग्राउंड से भी किया जा सकता है। तो अंडरग्राउंड का हमने पहले मैकेनिकल डिजाइन सीखा कंस्ट्रक्शन में, और इलेक्ट्रिकल डिजाइन हमने अभी अभी खत्म किया है। जितने भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हैं केबल के वो सारे देख लिए। तो हमने कहा कि अच्छा केबल का मैकेनिकल डिजाइन और इलेक्ट्रिकल डिजाइन पूरा हो गया। यहाँ पर हमने जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या ओवरहेड सिस्टम की बात करें, तो ओवरहेड सिस्टम का हमने अभी तक मैकेनिकल डिजाइन डिस्कस किया है, ओवरहेड सिस्टम का इलेक्ट्रिकल डिजाइन तो डिस्कस ही नहीं किया। तो 11 नंबर पॉइंट में अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो है उसके पैरामीटर क्या है। तो क्यों हम पैरामीटर क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमें बताया पैरामीटर से ही परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जाता है। तो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन अपन हेडिंग नंबर 12 में पढ़ेंगे, और इस तरीके से इन दोनों टॉपिक में अपन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को कवर करेंगे। तो ओवरहेड के मैकेनिकल हो गए, अंडरग्राउंड के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल दोनों पैरामीटर डिस्कस कर लिए। अब अपन ओवरहेड सिस्टम के इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को डिस्कस करने वाले हैं। पूरा सीक्वेंस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पावर सिस्टम के वीडियोस अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो आपको ये सीक्वेंस बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स की। तो मैं कुछ जनरल बातें ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के लिए आप लोगों को लिखवाना चाह रहा हूँ, इसलिए पॉइंट नंबर 1 लिखें। ये मैं जो लिख रहा हूँ हेडिंग ये नहीं लिखना है, मैं आपको अलग हेडिंग लगवा रहा हूं। लिखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन टाइप्स, एक बार शो कर दीजिए, ये लो। लिख लिया, चलो लिखिए। पहला पॉइंट ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में लिखना है, यहां पर पहला पॉइंट ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर डिपेंड्स अपॉन ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस, सॉरी, ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन 4 पैरामीटर्स। ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन 4 पैरामीटर्स। ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन 4 पैरामीटर्स। ब्रैकेट में लिख लो R, L, C, G। R, L, C, G। Next, values of these parameter depends upon values of these parameters depends upon line geometry. Values of these parameters depends upon line geometry, constructional material,
line geometry, constructional material and operating frequency. Line geometry, constructional material and operating frequency. तीसरा पॉइंट लिखें, R and L सीरीज इंपेडेंस डैश करके लिख लो, R and L ऐसे लिख लो, R and L डैश करके लिख लो, सीरीज इंपेडेंस कॉमा ऐसे ही लिखो C and G शंट एडमिटेंस। R और L को सीरीज इंपेडेंस कहा जाता है, C और G को शंट एडमिटेंस कहा जाता है। Values of these parameters are uniformly distributed. Values of these parameters are uniformly distributed throughout the length of the line. Values of these parameters are uniformly distributed throughout the length of the line. चलिए 4 पॉइंट लिखे हैं अपन ने, चारों पॉइंट को मैं समझा देता हूं क्या लिखे हैं अपन ने। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन की जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस का मतलब उसका एफिशिएंसी, उसका वोल्टेज रेगुलेशन, ये सारी बातें जो है ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई, ये आपके 4 पैरामीटर पर निर्भर करती है जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं R, L, C और G। इन 4 बातों पर ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस जो है वो निर्भर करती है। परफॉर्मेंस का मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ड्रॉप ज्यादा होगा, ड्रॉप ज्यादा होगा तो परफॉर्मेंस क्या होगी, खराब होगी। तो ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस इन 4 लोगों पर निर्भर करती है, इसलिए इन्हीं 4 को लाइन के पैरामीटर के रूप में जाना जाता है। फिर अपन ने लिखा कि सेकंड पॉइंट अपन ने ये लिखा है कि जो वैल्यू होती है इन सारे पैरामीटरों की, वो लाइन की लेंथ के अकॉर्डिंग एक समान रूप से बंटी भी होती है ना। सारे के सारे लाइनों में इसका रेजिस्टेंस का मान क्या रहता है, सेम। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो अपन ने ये लिखा है कि भाई ट्रांसमिशन लाइन में 4 पैरामीटर होते हैं जो उसकी परफॉर्मेंस निर्धारित करते हैं। और दूसरा पॉइंट में ये लिखा है कि ये जो परफॉर्मेंस निर्धारित करी जाती है लाइन की RLCG के द्वारा, वो RLCG खुद किस पर निर्भर करते हैं, वो खुद 3 बातों पर निर्भर करते हैं। लाइन की ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी।
इन तीन बातों पर निर्भर करता है लाइन का इम्पीडेंस और शंट एडमिटेंस। फ्रीक्वेंसी से रेजिस्टेंस को फर्क पड़ेगा, रिएक्टेंस को फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस को फर्क पड़ेगा, मटेरियल से भी पड़ेगा, दोनों को, सबको। इन तीनों के परिवर्तन होने से RLCG का मान कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, ऐसा 2 नंबर पॉइंट कह रहा है। 3 नंबर पॉइंट कह रहा है कि ये जो वैल्यूज है इनको 2 टुकड़ों में बांटा गया है। R और L को नाम दिया गया है सीरीज इंपेडेंस, क्योंकि सीरीज में हमेशा इंपेडेंस मेजर किया जाता है। और L और C और G पैरामीटर वो हैं जिनको कहा जाता है शंट एडमिटेंस। क्या कहा जाता है? शंट एडमिटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि ये सारी की सारी वैल्यूज लाइन की लेंथ के सापेक्ष एक समान रूप से बंटी हुई होती है। लेंथ के सापेक्ष एक समान रूप से बंटी हुई कैसे होती है? मान लीजिए कि 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 100 किलोमीटर का रेजिस्टेंस सीधे सीधे 100 ओम लिख सकते हो। अगर 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है और 50 का पूछे तो आंसर कितना आएगा? 50 ओम। यानी कि ये लंबाई के सापेक्ष एक समान रूप से बंटे हुए होते हैं। प्रति मीटर लंबाई इनका मान क्या रहता है? सेम रहता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? 4 पॉइंट लिखे हैं अपन ने। लास्ट बार रिवाइज कर देता हूं। ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस 4 लोगों पर निर्भर करती है, RLCG पे। ये चारों लोग 3 अलग अलग बातों पे डिपेंड करते हैं। लाइन की ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। फिर अपन ने लिखा है कि R और L जो होते हैं उनको सीरीज इंपेडेंस क्यों कहते हैं और C और G को शंट एडमिटेंस क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि कैपेसिटेंस 2 लाइनों के बीच बनता है, शंट कंडक्टेंस कंडक्टर से ग्राउंड के बीच बनता है। 2 अलग अलग चीजों के बीच में बनता है। रेजिस्टेंस लाइन में करंट बहेगी तो रेजिस्टेंस अपना असर दिखाएगा, लाइन में करंट बहेगी तो इंडक्टर असर दिखाएगा, वरना इसका कोई असर नहीं होता। इसका मतलब L और C जो है वो कैसे जुड़े हैं सिस्टम के साथ सीरीज में, और R और L कैसे जुड़े हुए हैं? सॉरी, R और L जुड़े हुए सीरीज में और C और G कैसे जुड़े हुए? शंट में। तो सीरीज में जुड़े हुए हैं तो निकाल ली प्रतिबाधा, सीरीज इंपेडेंस, और शंट वालों के लिए शंट एडमिटेंस निकाले जाएगा। चौथा पॉइंट लिखा है कि प्रति मीटर इनका वैल्यू सेम दिया गया है तो सेम ही होता है। मतलब प्रति मीटर इनका मान जो है, जैसे प्रति मीटर किसी भी चीज का, प्रति मीटर रेजिस्टेंस सेम रहेगा, प्रति मीटर इंडक्टेंस सेम रहेगा, कैपेसिटेंस सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। अगला हेडिंग है रेजिस्टेंस। हीटिंग। सॉरी, रेजिस्टेंस के बारे में बात करनी है ना भाई, हीटिंग तो बाद में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, इसमें तो जनरल बातें मेरे साथ साथ ही लिख लो, रेजिस्टेंस के बारे में सबको पता है। ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस R बराबर ρl अपॉन A होता है।
और टेम्परेचर के इफेक्ट को देखें तो R2 बराबर R11 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी होता है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट का अगर मान निकालना है तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कॉफिशिएंट के साथ में एक रिलेशन शो करता है, जो कि मैंने डायग्राम में लिख दिया है। और एसी का रेजिस्टेंस डीसी के रेजिस्टेंस से हमेशा ज्यादा होता है, ये भी हमने यहां पर लिख दिया। मैंने कहा कितने लोग सो रहे हैं पता तो चले, रेजिस्टेंस हीटिंग लिख के देखते हैं। किसी का तो कमेंट आएगा कि अरे सर 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 रेजिस्टेंस हीटिंग लिख दिया सर। तो अभी देखता हूँ मैं पीछे पलट करके कितने लोगों ने कमेंट किया है, कितने लोग सजग होकर के देख रहे हैं। एक तो यार ये पेज सेट करने में सही दिख रहा है। चलो इसको भी तो डब्बे में डालना है, इसको भी डब्बे में डाल देते हैं। चलो ये हो जाएगा ओम, अल्फा हो जाएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अल्फा नोट हो जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये लिखो, 1 मिनट में मैं आया, ये कॉपी करूं। फॉर्मूले लिख लिए। देखो अपन ने ये कहा है कि ट्रांसमिशन लाइन का जो पहला पैरामीटर है रेजिस्टेंस, उसकी परिभाषा तो अब क्या ही लिखोगे, सबको पता है कि करंट के रास्ते में जो रुकावट होती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो ये चीज तो सबको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रुकावट पैदा करता है। किसके रास्ते में रुकावट पैदा करता है? धारा के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। तो ये चीज आप लोगों को नेटवर्क में पढ़ाई जाएगी थ्योरी के अंदर, है ना, बेसिक के अंदर आप लोगों को ये लिखाया जाएगा रेजिस्टेंस क्या है क्या नहीं है। तो फिर भी अपन यहाँ पर तो लिख ही रहे हैं, रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन का है तो अपन रेजिस्टेंस का जिक्र तो करेंगे। तो ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस जो है वो चाहे दुनिया का कोई भी रेजिस्टेंस क्यों ना हो, आर बराबर रो एल अपॉन ए होगा, ये तो बात फिक्स है। और टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टेंस ऐसे बदलेगा, ये भी बात फिक्स है। जिसमें अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, सबको पता है। इसका यूनिट क्या होता है? पर डिग्री सेल्सियस होता है। फिर अगर मैं ये बात करूं तीसरा, अल्फा 1, ये क्या है सर, इसको क्यों लिखा है? तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ये लिखा मिले कि द टेम्परेचर कॉफिशिएंट एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो उस केस के अंदर आप लोगों को अल्फा नहीं दिया गया होगा, आपको अल्फा नॉट दिया गया। तो T1 रूम टेम्परेचर है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। इसको यूएसए फॉर्मूले को यूज करके रूम टेम्परेचर पर टेम्परेचर कॉफिशिएंट निकालना है, फिर ये अल्फा यहां पुट करके आंसर निकलता है। तो ये चीज कम लोगों को पता होती है। ये तीन चीजें तो नेटवर्क की है, अपने पावर सिस्टम का इससे लेना देना नहीं है। तो ठीक है, लाइन में रेजिस्टेंस है तो अपन ने इनको लिख लिया। मेन मुद्दे की बात पावर सिस्टम के लिए है ये कि एसी के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो डीसी के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और इसके पीछे दो कारण होते हैं, पहला कारण होता है स्किन इफेक्ट और दूसरा कारण होता है प्रोक्सिमिटी इफेक्ट, जिनको अपन डिटेल के अंदर अभी लिखने वाले हैं। तो पहला हेडिंग लगाइए स्किन इफेक्ट।
यस आई एम फाइन। मधुसूदन, तबीयत ठीक नहीं लग रही है? ठीक ही है, चलता रहता है थोड़ा बहुत छोटा मोटा। चिंता ना करो, चिल करो, है ना। हम्म। फॉर्मूले लिख लिए सारे? जो लिखा है वो समझ में आ गया है, तो अपन स्किन इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। लिख भी देता हूं मैं यहां पे, तुम और कहोगे परिभाषा नहीं लिखी। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच, तुम लोग नजर लगा देते हो और क्या। तबीयत तबीयत एकदम सही है, तुम थोड़ी नजर लगा देते हो। नजर बट्टू लगा करके क्लास लिया करो। फोन के साइड में ना मिर्ची नमक ऐसे लटका दो दोनों तरफ, फिर क्लास लिया करो। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई, ये चार फॉर्मूले हो गए। यहां पर अपन कारण लिख लेते हैं। क्या कारण लिख लेते हैं भाई? किस चीज का कारण लिखने की बात हो रही है? इस चीज के कारण लिखने की बात हो रही है कि भैया एसी का रेजिस्टेंस जो होता है वो लगभग 1.2 से 1.5 टाइम्स होता है डीसी के रेजिस्टेंस से। और इस चीज की एक वजह है, इस चीज की एक वजह है, और वो वजह क्या है? वजह तुम हो। गाना नहीं गाना अपन को, मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो, वो वाली बात नहीं है। बात यह है कि यहां पर इस रेजिस्टेंस के ज्यादा होने की वजह क्या है? वो ये दो कारण है। ठीक है, तो ये भी लिख लो, पूछ लेता है एग्जाम में कि लगभग कितना गुना होता है। तो ये पूछ लेता है कभी कभार कि ये कितना गुना होता है। ये तो हो गया, ये दोनों इफेक्ट हो गए, स्किन इफेक्ट और प्रोक्सिमिटी इफेक्ट। इसकी वजह से ये चीज होती है। अब अपन स्किन इफेक्ट और प्रोक्सिमिटी इफेक्ट को समझने वाले हैं, उससे पहले ये फोटोज जो है वो मेरे पास आ गई हैं। जब तुम लिख रहे थे उस समय अपने पास में इमेजेस आ गई हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये किस तरीके से केबल को इंस्टॉल किया जाता है। हम्म 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 हम्म। ठीक है भाई। डायरेक्ट लिंक में क्या होता है कि अपन जेसीबी से गड्ढा खोदते हैं, जेसीबी से आप कैसे गड्ढा खोदते हैं ये तो आपने देखा ही होगा, है ना। गुड इवनिंग मोहित। क्या बात कर रहे हो मिश्रा जी, सही में? करते हैं कुछ प्रबंध, चिंता ना करिए आप। ठीक, देखो ये तो डायरेक्ट लिंक की अगर मैं बात करूं, तो डायरेक्ट लाइन के अंदर अपन को क्या करना होता है कि जैसे भी से गड्ढा खोदना होता है 1.2 मीटर के आसपास। 1.25 मीटर का गड्ढा खोदा, और उसके अंदर केबल को केबल को ऐसे जमीन में पहले तो कंकर पत्थर बाहर निकाल लेते हैं, और फिर एक बालू बिछाते हैं, बालू रेत बिछाकर केबल रख देते हैं, फिर बालू से वापस ऐसे ढक देते हैं। तो ये तो डायरेक्ट लेइंग हो गया। ड्रॉ इन में क्या होता है, ऐसे खोखले पाइप छोड़ देते हैं, और इन खोखले पाइप्स के अंदर फिर केबल को इंस्टॉल किया जाता है। इन खोखले पाइप्स के अंदर फिर केबल को इंस्टॉल किया जाता है ऐसे।
तो ये खोखले पाइप क्या है, डक्ट्स बने हुए हैं, इसलिए इसको डक्ट सिस्टम या इसमें केबल को ड्रॉ इन किया जाता है, इसलिए इसको ड्रॉ इन मेथड कहते हैं। और ये इन टनल्स लिखा है, टनल्स के अंदर क्या करते हैं अपन, ऐसे रूट बनाते हैं सीमेंटेड, और सीमेंटेड टनल बना करके एक सुरंग जैसा बना करके और फिर इसके अंदर वायर को इंस्टॉल किया जाता है, ये इन टनल्स हो गया। और फ्री एयर के अंदर तो अपने कमरे के अंदर तुमने मान लो कोई टेम्पररी वायर लगा रखा है, कोई क्लिप लगा करके वायर लटका दिया, ठीक उसी प्रकार फैक्ट्रीज के अंदर क्लिप लगा करके केबल लटका देते हैं या जमीन पर केबल पड़ी रहती है, उसको कहा जाता है इन फ्री एयर। तो डायग्राम से अब तुम लोग समझ गए होंगे क्या है। चलो, इमेज आ गई तो अपन ने समझ लिया उसको, रेजिस्टेंस के अपन ने जो है वो फॉर्मूले लिख लिए हैं। अब अपन को ये दो कारण समझने, बहुत ही तगड़े कारण है, मतलब कि भारत के हर वैकेंसी के अंदर यहां से सवाल आया है, क्या है स्किन इफेक्ट, क्या है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। आइए चलिए जान लेते हैं इनको। हेडिंग लगाइए, सबसे पहला 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 लगाइए हेडिंग, पहले पहले हेडिंग की बात कर रहा हूं मैं, तुम लोग पुराने ख्यालों में मत चले जाना। बात कर रहे हैं हम स्किन इफेक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं, स्किनवा इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम। क्या होता है स्किन इफेक्ट, एक कंडक्टर के अंदर सरदर्द होता है, स्किन इफेक्ट। डीसी के रेजिस्टेंस को एसी के रेजिस्टेंस से बढ़ाता है, स्किन इफेक्ट। हर वक्त धारा को चालक के नजदीक ले जाता है, स्किन इफेक्ट। देखो भैया ऐसा है, ये इमेज आपको तब समझ में आएगी जब मैं एक बार थ्योरी समझा दूंगा, तब तक के लिए आप इंतजार करें। पहले मैं इमेज को सेट कर लेता हूं ताकि मैं बाद में थ्योरी को अच्छे से लिख सकूं। चलो, अभी इसको समझाने का है। इसके नहीं, पहले मैं थ्योरी के 4 पॉइंट लिखवा रहा हूं, वो लिखो, फिर मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं 4 पॉइंट लिखवा रहा हूं, लिखना। लिखो, स्किन इफेक्ट में लिखो, बस बस, अब बातें नहीं। द टेंडेंसी ऑफ करंट टू फ्लो, द टेंडेंसी ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू इट्स the tendency of current to flow through its surface rather than its core, the tendency of current to flow through its surface rather than its core is known as skin effect. Rather than its core is known as skin effect. Rather than मतलब RATHER, rather than जैसा भी बोलना चाहो। नेक्स्ट लिखिए दूसरा पॉइंट, it depends upon frequency, it depends upon frequency, frequency mu r frequency mu r material density and size of conductor.
नेक्स्ट लिखो स्किन इफेक्ट समानुपाती, फर्स्ट पॉइंट फिर से रिपीट करना है, अच्छा ठीक है कर देता हूं। द टेंडेंसी ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू इट्स सरफेस, द टेंडेंसी ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू इट्स सरफेस rather than its core, flow through its surface rather than its core is known as skin effect। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा पॉइंट स्किन इफेक्ट समानुपाती डायमीटर स्क्वायर, स्किन इफेक्ट समानुपाती डायमीटर स्क्वायर। भाई अब देखो ऐसा है कि ऐसी नेगेटिव खबरें तो चलती रहती हैं। कोविड है ठीक है, जिनने सेकंड डोज नहीं लगवाया है लगवा लो, इन्होंने बूस्टर लगवाना चाहते हो बूस्टर लगवा लो, है ना। अब कोरोना का ऐसा है कि अब ये तो जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा, कोरोना को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे स्वाइन फ्लू आया था अब आम जीवन का हिस्सा बन गया है, वैसे ही कोरोना आया है, ये आम जीवन का हिस्सा बन गया है। वैज्ञानिक अपने बहुत अच्छे हैं, थोड़े दिनों में इसकी दवाई भी बन जाएगी, दवाई खाओ और सही हो जाओ, है ना। तो अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखो, बढ़िया चीजें खाते रहो। हम्म, नेक्स्ट सर थर्ड पॉइंट ये लिखा है ना, स्किन इफेक्ट समानुपाती दिस, फोर्थ पॉइंट ये लिखा है, ये रहा स्किन इफेक्ट समानुपाती डायमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट, it is more in communication line, it is more in communication line and negligible in power line, it is more in communication line and negligible in power line। बस इतना ही। क्या है स्किन इफेक्ट समझ लेते हैं इसको। देखो होता यह है, किसी भी कंडक्टर में जब करंट बहती है, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो इस कंडक्टर के अंदर अंदर की तरफ जो फ्लक्स बनता है, ये अंदर बहने वाली करंट की वजह से, और एक बाहर की तरफ फ्लक्स बनता है। तो होता ये है कि जब इस कंडक्टर में करंट फ्लो करती है, तो ये जो सेंटर पॉइंट है, यहां पर फ्लक्स का घनत्व काफी ज्यादा हो जाता है। चलिए कैसे ज्यादा हो जाता है, इसको समझने के लिए आप लोगों को ऐसे समझना होगा कि मान लीजिए आपके पास में स्ट्रैंडेड कंडक्टर है,
मान लीजिए कि इस तरीके से एक कंडक्टर है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर है। हल्का सा जूम करिए। हल्का क्यों, ये लो, गौर से देखो, है ना। तो क्या होता है, ये स्ट्रैंडेड कंडक्टर है, ये भी बीच में भी एक कंडक्टर, ये मान लो ये भी कंडक्टर ही है। अब इन सभी कंडक्टर में करंट बह रही है। ये स्ट्रैंडेड कंडक्टर है, 7 स्ट्रैंड्स है, सब में कंडक्टर बह रही, करंट बह रही है, तो करंट बह रही है तो सब में फ्लक्स बनेगा, सभी में फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, सब में, सभी में फ्लक्स क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो अब इससे होगा क्या, अब मान लो इस कंडक्टर में करंट बहने लगी, इस कंडक्टर में करंट बही, सब में डॉट बना रखा है, डॉट मतलब करंट सब में बाहर की तरफ आ रही है, सब में बाहर की तरफ। तो इन सभी के अंदर जो फ्लक्स बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। इस कंडक्टर में करंट बहा, ये फ्लक्स बहा, इस कंडक्टर में करंट बहा, ये फ्लक्स बना, इस कंडक्टर में करंट बहेगा, ये फ्लक्स बनेगा, इसमें करंट बहेगा, अरे यार, ये फ्लक्स बनेगा, इसमें करंट बहेगा, ये फ्लक्स बनेगा, इसमें करंट बहेगा, इस तरीके से। तो सभी कंडक्टर में करंट के बहने से सबका एक एक फ्लक्स बनेगा, सबका एक एक फ्लक्स बनेगा। सेंटर में करंट बह रहा है तो सेंटर का भी अपना एक फ्लक्स होगा, सेंटर में करंट बह रहा है तो सेंटर का भी अपना एक फ्लक्स होगा, ये सेंटर का अपना एक फ्लक्स है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हर एक कंडक्टर से, इस कंडक्टर से 1 2 3, इस कंडक्टर से कितनों का फ्लक्स लिंक कर रहा है, 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3, सब जगह 3 3 जनों का फ्लक्स लिंक कर रहा है, प्लस एक इसका खुद का जिसके अंदर ये अवेलेबल है। बट अगर आप सेंटर की बात करें तो सेंटर में आप देख पा रहे होंगे कि 6 के 6 जो बाहर वाले कंडक्टर है इनका फ्लक्स तो लिंक कर ही रहा है, ये देखो फ्लक्स लाइन से यहां से गुजर रही है, साथ ही साथ अपने फ्लक्स की लाइन के बीच में भी ये अवेलेबल है। तो सेंटर के अंदर क्या हो रहा है, सेंटर में फ्लक्स का घनत्व काफी ज्यादा हो गया, फ्लक्स का लिंकेज क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। समझ में आई बात कि नहीं, सेंटर में फ्लक्स का लिंकेज बढ़ गया है। सेंटर में फ्लक्स का क्या बढ़ गया है, लिंकेज बढ़ गया है। उससे क्या होगा सर, जब फ्लक्स लिंकेज बढ़ता है तो इंडक्टेंस बढ़ता है, इंडक्टेंस बढ़ता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है तो करंट का मान क्या करता है, घटता है। तो इसका मतलब फ्लक्स लिंकेज के ज्यादा होते ही करंट का घटना तय है। तो इसका मतलब सेंटर में फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम है, सेंटर में फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम है, तो सेंटर में करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और ये एक्सेल पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेल का वैल्यू कितना होता है, 2πfl होता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर 0 होगी तो इसका वैल्यू 0 ओम आएगा, इसीलिए डीसी में नहीं होता है। एसी के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी तो कोई ना कोई वैल्यू आएगा इसका। पर अगर कम्युनिकेशन लाइन की बात करूं तो यहां पर किलो हर्ट्ज के अंदर फ्रीक्वेंसी है 400 500, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो देखो ये नीचे जो कंपैरिजन किया वो इसी चीज का है। डीसी के केस के अंदर
करंट पूरे कंडक्टर में एक जैसी है, कोर में, सरफेस पे, हर जगह करंट एक जैसी है, पूरा गोला एकदम एक जैसे कलर का है। जैसे ही आप एसी की बात करेंगे 50 हर्ट्ज के ऊपर, देखो सेंटर में करंट कम हो गई, सेंटर में करंट कम हो गई, बाहर की तरफ ज्यादा हो गई। और अगर आप किलो हर्ट्ज की बात करेंगे, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो सेंटर में करंट होगी ही नहीं, बिल्कुल ही पूरी की पूरी करंट सरफेस पर भागने की कोशिश करेगी। तो इस इफेक्ट को कहते हैं स्किन इफेक्ट, जिसमें कंडक्टर की स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर करंट ज्यादा बहने की कोशिश करती है। इस इफेक्ट को स्किन इफेक्ट कहा जाता है। हुआ क्यों? फ्लक्स लिंकेज के ज्यादा होने की वजह से हुआ। अब देखो ये किस किस पर डिपेंड करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा ये इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो म्यू के प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ म्यू से रिप्रेजेंट होता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो बढ़ेगा, देखो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। कंडक्टर में करंट जितनी ज्यादा बहेगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा बनेगा, तो चालकता के भी प्रोपोर्शनल है, कंडक्टिविटी के प्रोपोर्शनल है। साइज अगर बढ़ेगी तो सेंटर में फ्लक्स और ज्यादा आएगा, तो साइज के स्क्वायर के भी क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये इन सारी चीजों के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये सवाल पूछा जाता है स्किन इफेक्ट किस किस के प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गई बात स्किन इफेक्ट की। कंडक्टर के अंदर जब करंट बहती है, एसी करंट, तो बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर में बहुत ज्यादा डेंस होने की वजह से, सेंटर में फ्लक्स लिंकेज के ज्यादा होने की वजह से करंट कम हो जाती है। और करंट के कम होने की वजह से करंट सरफेस की तरफ ज्यादा बहना पसंद करती है, क्योंकि सरफेस के ऊपर फ्लक्स का लिंकेज कम है जबकि कोर पे ज्यादा है। कंडक्टर के अंदर करंट के इस व्यवहार को, इस बिहेव को स्किन इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें करंट सेंटर में ना बह करके उसकी सरफेस की तरफ बहना ज्यादा पसंद करती है। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, थ्योरी में लिखा चुका हूं, डायग्राम से मैं समझा चुका हूं। अगली हेडिंग में बता रहा हूं जिसका नाम है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में क्या होता है? हम्म चलिए प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को समझते हैं। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का मतलब होता है, प्रॉक्सिमिटी मतलब समीप होना, करीब होना। तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट दो कंडक्टर्स के जो करंट कैरी कर रहे हैं उनके नजदीक होने की वजह से होता है। मान लीजिए कि इस कंडक्टर में जो करंट बह रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ जा रही है। मान लीजिए इसमें जो करंट बह रही है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। और इसमें करंट जो जा रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइंस कैसे बनेगी, रोटेट कराओगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लक्स की डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये वाली लाइन सेम कलर की है, एंटी क्लॉकवाइज बना दी मैंने। और जब करंट डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाएगी तो करंट उल्टी डायरेक्शन, ये फ्लक्स उल्टी डायरेक्शन में बनेगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें करना क्या है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के अंदर किसी एक कंडक्टर में करंट के बहने से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड का असर किसी दूसरे कंडक्टर पर चेक किया जाता है, क्या हो रहा है। जो असर इसका इस पर हो रहा है वो असर इसका इस पर भी हो रहा है। जो हाल दिल का इधर हो रहा है वही हाल दिल का उधर भी हो रहा है। समझ रहे हो तुम इस बात को? यस और नो?
हाँ, तो इसका इस पर क्या असर पड़ रहा है वो देख लेते हैं, तो पता चल जाएगा इसका इस पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका असर इस पर देखने के लिए हमने इसकी फ्लक्स की लाइन को थोड़ा सा बढ़ाया, और इतना बढ़ाया कि ये कंडक्टर इसके घेरे में आ जाए। आ गया सर। फिर देखो चालक के इस तरफ, इस कंडक्टर के इस तरफ फ्लक्स एंटी डायरेक्शन में है। एंटी डायरेक्शन में फ्लक्स है, एक दूसरे को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, एक दूसरे को फिनिश कर देंगे। और इस तरफ क्या है, इस तरफ कंडक्टर के इस तरफ दोनों फ्लक्स सेम डायरेक्शन में हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो इस तरफ फ्लक्स ऐड होगा और इस तरफ फ्लक्स सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब माइनस होगा। मतलब इधर ओवरऑल फ्लक्स कम हो जाएगा, इधर ओवरऑल फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। इसी चीज को यहां पर नीचे चित्र में दिखाया गया है। दिखाए गए चित्र के अंदर आप देखेंगे कि इस तरफ जो है वो अच्छा, इसमें उल्टा है, ठीक है कोई बात नहीं, ये फ्लिप नहीं होता यार इसके अंदर। इसमें फ्लिप करने का ऑप्शन नहीं, चलो कोई बात नहीं। अपने पास में एक स्कीम है। क्या स्कीम है, अपन जो है अपन अपने काम की चीज लिख लेते हैं, उसमें क्या है, इसको हटा देते हैं। अंदर की तरफ फ्लक्स लिंकेज ज्यादा है और बाहर की तरफ फ्लक्स लिंकेज कम है। फ्लक्स लिंकेज यहां अंदर की तरफ क्या है, ज्यादा है, देखो प्लस हो रहा है। बाहर की तरफ क्या है, फ्लक्स लिंकेज कम है। तो इस कंडक्टर के अंदर इसका इस तरफ क्या असर पड़ा कि अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ गया, तो इसका इस पर भी असर क्या पड़ेगा, अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो सेंटर की तरफ फ्लक्स ज्यादा है कंडक्टर के, और बाहर की तरफ फ्लक्स कम है। तो फ्लक्स ज्यादा है तो इधर करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहां फ्लक्स कम है तो करंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी बाहर की तरफ कंडक्टर के आधे क्रॉस सेक्शन में करंट ज्यादा बह रही है, आधे क्रॉस सेक्शन में करंट कम बह पा रही है। इस इफेक्ट को कहते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। समझ में आई बात, यस और नो? इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं। अब देखो ध्यान से देखना इसको, अगर ये कंडक्टर नजदीक होंगे तो ये इफेक्ट ज्यादा होगा, बिल्कुल। अगर दूर होंगे तो कम होगा। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर करेगा। दूसरा फ्रीक्वेंसी पे करेगा। तीसरा म्यू पे करेगा। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और म्यू तो मैग्नेटिक फील्ड के मेन स्तंभ हैं, ये तो होना ही चाहिए। समझे कि नहीं समझे? तो इसकी थ्योरी लिखा रहा हूं, लिखना ध्यान से। It occurs due to the it occurs due to the mutual flux linkages. It occurs due to the mutual flux linkages between two adjacent conductors. Mutual flux linkages between two adjacent conductors.
It occurs due to the mutual flux linkages between two adjacent conductors. Second point, it depends upon frequency, mu r, material density, and distance between conductors. फ्रीक्वेंसी, म्यू आर, मटेरियल डेंसिटी, ये तीन चीज तो लिखी पड़ी है। और यहाँ साइज ऑफ कंडक्टर की जगह क्या आ जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स। डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स। नेक्स्ट, ड्यू टू दिस इफेक्ट the current becomes more in half cross section. Due to this effect, the current becomes more, MORE, more in half cross section and becomes less in other half section. Becomes less in other half section. डायग्राम बना लो, डायग्राम बन जाए तो डन करो, थम्स अप करो, अगले पे चलते हैं। डेप्थ का क्या सीन होता है? स्किन डेप्थ का क्या सीन होता है? देखो, ये जो डिस्टेंस नजर आ रहा है ना, हाँ यार, ये डिस्टेंस, ये स्किन डेप्थ होती है, ये वाली। किस डेप्थ तक वो इफेक्ट फील किया जा रहा है? इस डेप्थ तक फील किया जा रहा है, ये स्किन डेप्थ होती है। वो इसके इनवर्सली प्रपोजल होती है, इसके इनवर्सली प्रपोजल होती है वो, ठीक है। बिल्कुल, एकदम सही। डायग्राम हो गया, डन कर दें, क्लियर है। इन दोनों इफेक्ट का कंक्लूजन लिख रहे हैं, इन दोनों इफेक्ट का कंक्लूजन लिख रहे हैं कि मतलब रिजल्ट क्या निकला।
कंक्लूजन में लिखें ड्यू टू स्किन एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ड्यू टू स्किन एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ड्यू टू स्किन एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, current becomes non-uniform in the conductor. Due to this effect, the current becomes non-uniform in the conductor. Current becomes non-uniform in the conductor. अच्छा, एक और बात सवाल आता है, स्किन इफेक्ट क्या करता है? स्किन इफेक्ट जो है वो आपके कंडक्टर के इफेक्टिव रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है और इंटरनल रिएक्टेंस को डिक्रीज करता है। ये पॉइंट लिख लेना, स्किन इफेक्ट रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है और इंटरनल रिएक्टेंस को डिक्रीज करता है। ये वो रिएक्टेंस नहीं है जिसकी बात मैंने यहां करी थी। सेंटर में करंट रेजिस्टेंस, सेंटर में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा, और सेंटर में करंट कम होगा तो सेंटर का अपना खुद का फ्लक्स कम होगा। आपको ये पता है कि करंट के बहने पर फ्लक्स पैदा होता है। अब कोर में करंट ही नहीं है, सेंटर में करंट बहुत कम है तो सेंटर में फ्लक्स बहुत कम है। अब तुम कहोगे सर फिर ये फ्लक्स घनत्व ज्यादा कैसे हुआ? अरे ये उसके ऊपर की जो परतें हैं ना उनका फ्लक्स है, सेंटर का अपना खुद का फ्लक्स नहीं बन पा रहा है, बाहर वालों का फ्लक्स बहुत ज्यादा जुड़ गया है, इसलिए सेंटर की करंट कम हो गई है। और सेंटर की करंट कम हो गई तो सेंटर का अपना जो पैदा किया जा सकने वाला फ्लक्स था वो कम हो गया, और अपना फ्लक्स कम हो गया तो अपना इंटरनल रिएक्टेंस कम हो गया। यहां जो रिएक्टेंस बढ़ता है ये बाहरी फ्लक्स के जुड़ने की वजह से है, आंतरिक फ्लक्स की वजह से जो यहां पर इसका खुद का कोर का करंट के बहने की वजह से फ्लक्स जो बन सकता था वो नहीं बन पाया, इसलिए उसका इंटरनल रिएक्टेंस घट जाता है। तो आप ये लिखें कि स्किन इफेक्ट के होने की वजह से चालक का सॉरी ड्यू टू स्किन इफेक्ट द कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड द इंटरनल रिएक्टेंस डिक्रीजेस। ये आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ट्रांसमिशन लाइन का सेकंड पैरामीटर, दैट इज डी पैरामीटर। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का वैल्यू L इज इक्वल्स टू N phi by I होता है। L इज इक्वल्स टू N phi by I होता है। वैल्यू होगा वेबर टर्न्स अपॉन एम्पियर, वेबर टर्न्स अपॉन एम्पियर। या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं, हेनरी कह सकते हैं। वेबर टर्न्स अपॉन एम्पियर और हेनरी इंडक्टेंस। तो ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई बहुत ज्यादा है तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर में बह रहा है करंट, करंट कौन सा? एसी, डीसी की बात नहीं कर रहे, एसी करंट की। तो जब एसी करंट बहेगा तो एसी करंट के बहने की वजह से इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। करंट का नेचर बदलता हुआ है तो इसके चारों ओर बनने वाला जो फ्लक्स है उसका भी नेचर बदलता हुआ होगा। ये बदलता हुआ फ्लक्स जब इस चालक से लिंक करता है तो इस चालक के अंदर एक ईएमएफ उत्पन्न करता है, और वो ईएमएफ कहता है कि अपनी उत्पत्ति का कारण का विरोध कर लेंज के नियम के हिसाब से, और उसकी उत्पत्ति के कारण का विरोध करने के लिए वो इसमें बदलती हुई धारा के मान का विरोध करता है, क्योंकि धारा के बदलने की वजह से ही वो फ्लक्स बना है बदलता हुआ,
और बदलते हुए फ्लक्स की वजह से ही इस चालक में ईएमएफ पैदा हुआ है। बदलते हुए फ्लक्स से ईएमएफ पैदा होना फैराडे के नियम से आता है और ईएमएफ के पैदा होने पर वो अपनी उत्पत्ति का विरोध लेंज के नियम से करता है। तो लेंज के नियम से ये अपनी उत्पत्ति का विरोध करने के लिए धारा के परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा, और चालक की इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, इंडक्टेंस कहा जाता है। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर लाइन की लंबाई बहुत ज्यादा है तो जो फ्लक्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। लंबाई बहुत ज्यादा है, करंट जब बहेगा तो जो फ्लक्स बनेगा वो काफी ज्यादा मजबूत होगा और उस फ्लक्स के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ट्रांसमिशन लाइन एक प्रकृति शो करती है जिसको कहते हैं इंडक्टेंस। अब ये जो इंडक्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन का, ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है या क्या इसके फॉर्मूले हैं उसके बारे में बात करें। अपन इसकी डेरिवेशन की बात नहीं करेंगे, आपसे नहीं पूछा जाएगा, मेंस में भी नहीं पूछा जाएगा, और प्री के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक से थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां से न्यूमेरिकल नहीं आएगा मगर फिर भी फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। कारण ये है कि जो भी फॉर्मूले मैं यहां पर आपको लिखाऊंगा उस फॉर्मूले पर आधारित थ्योरी का सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप उस थ्योरी के सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। हर फॉर्मूले को मैं याद करना सिखाऊंगा आपको। अब तक जितने भी फॉर्मूले लिखाए हैं मैंने मोस्टली सारे समझाए हैं कि किस तरीके से उनको निकाला जा सकता है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि फॉर्मूले को कैसे याद करना है और कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं बात करूं इंडक्टेंस के अंदर, तो होता है इंडक्टेंस एक सिंगल कंडक्टर का, इंडक्टेंस ऑफ ACSR और सॉलिड कंडक्टर। किसका? ACSR और सॉलिड कंडक्टर का इंडक्टेंस। ठीक है, कितना क्या होता है ACSR और सॉलिड कंडक्टर का इंडक्टेंस? तो देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का रेडियस है स्मॉल r। कितना है? स्मॉल r। इसके बाहर एक कैपिटल R रेडियस का अपन ने एक सर्कल माना है। हम ये मान रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर जब करंट बहती है तो दो तरीके से फ्लक्स उत्पन्न होता है। पहला, कंडक्टर के अंदर करंट बहने की वजह से एक अंदर फ्लक्स पैदा होता है और एक कंडक्टर के बाहर की तरफ फ्लक्स पैदा होता है। कंडक्टर के अंदर जो फ्लक्स पैदा हुआ है उसकी वजह से बनता है इंटरनल इंडक्टेंस और कंडक्टर के बाहर की तरफ फ्लक्स बनने की वजह से बनता है एक्सटर्नल इंडक्टेंस। इंटरनल इंडक्टेंस का मान हमेशा कांस्टेंट होता है और उसका वैल्यू होता है 1/2 इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ये हमेशा फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। और एक्सटर्नल इंडक्टेंस का वैल्यू होता है 2 इंटू 10⁻⁻7 एलन कैपिटल R बाई स्मॉल r हेनरी पर मीटर। सर ये कैपिटल R क्यों लिया है? हम ये मान रहे हैं कि कंडक्टर से कैपिटल R दूरी तक जो फ्लक्स है वो तो इतना स्ट्रांग है कि वो उस चालक से लिंक करेगा और उसके बाहर का जो फ्लक्स है वो इतना वीक है कि वो चालक से लिंक नहीं कर पाएगा। अभी आपको सिखाया था ना कि कंडक्टर के चारों ओर जो फ्लक्स बना है वो फ्लक्स इस कंडक्टर से जब लिंक करता है तो ईएमएफ पैदा करता है। तो इस कंडक्टर के चारों ओर फ्लक्स, वो कौन सा फ्लक्स है जो इस चालक इस कंडक्टर से लिंक कर सकता है? वो है कैपिटल R तक का। इसके आगे का फ्लक्स व्यर्थ है, वो इस कंडक्टर से लिंक नहीं करेगा। तो दो तरीके का फ्लक्स बना, चालक के अंदर और बाहर। अंदर वाले फ्लक्स से इंटरनल इंडक्टेंस, बाहर वाले फ्लक्स से एक्सटर्नल इंडक्टेंस। हमें तो भैया टोटल चाहिए, तो टोटल इंडक्टेंस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? L टोटल इज इक्वल टू L इंटरनल प्लस L एक्सटर्नल। दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगा L टोटल 2 इंटू 10⁻⁻7 ln कैपिटल R बाई स्मॉल r डैश। ये वो फॉर्मूला है जो आपको पूरे के पूरे चैप्टर में इंडक्टेंस के लिए याद रखना है और कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। सारे फॉर्मूले में इससे निकालना सिखा दूंगा। इस अकेले फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले निकाल लेंगे। सर यहां पर ये r डैश कैसे है? r डैश का मान होता है 0.7788 r।
यहां पर इन दोनों टर्म को जब जोड़ा जाता है तो देखो ये टर्म एज इट इज यहाँ लिखी है, बस फर्क इतना है आर है यहाँ आर डैश है। इस कांस्टेंट टर्म को जब इसमें ऐड किया जाता है तो कैलकुलेशन का रिजल्ट है, कैलकुलेशन में यहाँ नीचे जो है 0.7788 आर मिलता है। इसको रट्टा नहीं मार के या मतलब इस वैल्यू को, इतना बड़े वैल्यू को याद नहीं रख के हमने इसको आर डैश बोल दिया और हमने आर डैश यहाँ लिख दिया। हमने कहा कि भैया टोटल इंडक्टेंस जो है वो ये होता है, नीचे आर डैश आएगा और आर डैश का मान हमने अलग से लिख दिया कि ये होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को एक और रूप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और L total is equals to इंटरनल अलग एक्सटर्नल अलग। इंटरनल अलग 1/2 लिखो, 1/2 को क्या लिखेंगे 0.5 लिखेंगे, प्लस एक्सटर्नल अलग 2 लिखा है, ये रहा 2, और 10 की घात -7 दोनों में है, कॉमन ले लो तो 2 के बाद क्या बचेगा ln r/r, और ब्रैकेट के बाहर 10 की घात -7 हेनरी पर मीटर यूनिट लगी हुई है। ये यूनिट याद रखना है, हेनरी पर मीटर में होता है। ये आर डैश का वैल्यू गया। अब मैंने यहां पर क्या किया, 10 की घात -7 को ब्रेक कर दिया, 10 की घात -7 को लिखा 10 की घात -3, 10 की घात -3 और 10 की घात -1। 10 की घात -3 को नीचे भेज दो, 10 की घात -3 जब नीचे जाएगा तो क्या बचेगा, यहां पे 10 की घात -3 नीचे जाएगा तो 10 की घात 3 बचेगा, 10 की घात 3 को क्या लिख देंगे किलो। फिर ये ऊपर जो 10 की घात -3 है, इस 10 की घात -3 को एक काम करो आप, इस 10 की घात -3 को आप एक काम करो मिली लिख दो। एक 10 की घात -3 को क्या लिख दिया, मिली लिख दिया। बचा कितना, 10 की घात -1, -3 का मिली, -3 नीचे जाके +3 हुआ उसका किलो, -1 बचा, मतलब 1/10, 1/10 अंदर भेज दो तो 0 ये 2 में 1/10 का भाग लगेगा तो 0.2 हो जाएगा, और यहां पर 10 का भाग लगेगा तो 0.05 हो जाएगा, इसीलिए मैंने स्पेस दिया था। यूनिट हो जाएगा मिली हेनरी पर किलोमीटर। एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछेगा, या तो ये आएगा ऑप्शन में या ये आएगा, याद होना जरूरी है। समझ गए इस बात को? यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पता चला फॉर्मूला तो रट लिया और यूनिट हेनरी पर मीटर वाला आंसर टिक कर दिया, बर्बाद हो जाओगे। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो L total is equals to μ0/2 ln r/r डैश हेनरी पर मीटर। ये μ0/2 कैसे लिख सकते हैं सर, μ0/2 क्योंकि μ0 का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है, हाँ या ना? तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है, तो 4 पाई में 2 पाई का भाग लग जाएगा तो बचेगा कितना, 2 बच जाएगा, 10 की घात -7 बच जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं एक सिंगल कंडक्टर के इंडक्टेंस के, ये अकेला याद रखना, इसी से ये निकला है और उसी से ये निकला है। अब आगे क्या, आगे आपके पास में आगे 2 कंडक्टर, ये आप लोगों से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं आप लोगों को। आगे आप लोगों से पूछा जाएगा 2 कंडक्टर का, हेडिंग का नाम है लूप इंडक्टेंस। लूप इंडक्टेंस, लूप इंडक्टेंस का मतलब क्या, लूप इंडक्टेंस का मतलब ये हुआ कि सर 2 कंडक्टर आ जाएंगे। 2 कंडक्टर कैसे आ जाएंगे, एक कंडक्टर इधर लटक रहा है, एक कंडक्टर इधर लटक रहा है, और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस भी है। कितनी डिस्टेंस है, d डिस्टेंस है। इस कंडक्टर का रेडियस r डैश है, इसका rb डैश है। तो अब ये याद कैसे करना है, इसका फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो देखो एक कंडक्टर का इंडक्टेंस आपको पता है, दूसरे वाले का भी यही होगा, बस फर्क इतना है यहाँ r डैश है, इस वाले के लिए ra डैश आ जाएगा, इस वाले के लिए rb डैश आ जाएगा। अब इन दोनों का मुझे तो टोटल चाहिए, कैसे निकालूं, तो देखो 2 वायर का मतलब एक तो होगा फेज और एक होगा न्यूट्रल। करंट एक में जा रही है, लोड से होते हुए दूसरे में करंट वापस आ रही है, ये यहां पर सप्लाई लगी हुई होगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों के दोनों कंडक्टरों में करंट का मान सेम है,
और हमें तो इसके बीच में निकालना है ना, टोटल इंडक्टेंस मुझे यहां चाहिए एल इक्विवेलेंट। तो दोनों के अंदर सेम करंट फ्लो कर रही है, तो दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, सीरीज में हो जाएंगे। और सीरीज में इंडक्टेंस क्या करते हैं, ऐड हो जाते हैं। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, असल में ऐसा नहीं होता है कुछ भी, मैं सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं। फॉर्मूला सीरीज में ऐड हो जाएंगे, तो एक का कितना था, दो, तो दो जनों का कितना हो जाएगा, दो इंटू दो बराबर चार। तो लूप इंडक्टेंस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻7 ln, नीचे तो आएगा r डैश। इन दोनों की रेडियस समान ही होगी, जिस त्रिज्या का फेज होगा उसी त्रिज्या का न्यूट्रल होगा, दोनों अलग अलग साइज के नहीं होते हैं। ये तो अपन ने स्टार्टिंग में अलग से लिखा है, वरना है दोनों का रेडियस क्या, सेम। दोनों का रेडियस सेम है। और अब इनके बीच की क्या ली जाएगी, दूरी ली जाएगी। अब इनके बीच की किस चीज को कंसिडर किया जाएगा, अब इनके बीच की दूरी को कंसिडर किया जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा, हेनरी पर मीटर। सर इनके बीच की दूरी को कंसिडर क्यों किया, आ जाओ अभी समझा देता हूं तुरंत। अभी अभी तुमने पढ़ा कि दो कंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट बह रही है। सर ये क्यों बता रहे हो, देख भाई यहां पर क्या बताया था, फेज में करंट आ रही है, न्यूट्रल से करंट जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में है करंट, हाँ हाँ है। अपोजिट डायरेक्शन में करंट, और करंट सेम है, हाँ सेम है। करंट सेम है तो फ्लक्स सेम है, हाँ सेम है। तो दोनों में करंट सेम है, फ्लक्स सेम है। तो देखो चालक के अंदर की तरफ फ्लक्स क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, और चालक के बाहर की तरफ फ्लक्स क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो बाहर की तरफ फ्लक्स माइनस हो रहे हैं, तो इधर इधर की तरफ इसका फ्लक्स इसके फ्लक्स को खत्म कर देगा, इधर की तरफ इसका फ्लक्स इसके फ्लक्स को खत्म कर देगा। तो फ्लक्स कहां है, फ्लक्स सर दोनों के बीच में है सिर्फ, क्योंकि यहां ऐड हो रहा है, दोनों के बीच का फ्लक्स है। तो फ्लक्स दोनों के बीच में है, तो इसीलिए दूरी ली जाएगी दोनों के बीच की। इधर कोई फ्लक्स ही नहीं है, इधर कोई फ्लक्स ही नहीं है, फ्लक्स सिर्फ बीच में है, तो क्या लिया जाएगा, डिस्टेंस लिया जाएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं है, डेरिवेशन नहीं समझ में आएगी, किताब के अंदर बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी लिखी होती है। क्लियर है कि नहीं, यस और नो। लूप इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्लियर है सबको, बोलो बाबा। अरे बाद में लिख लेना, पहले थम्स अप कर दो एक बार। क्लियर है तो कॉपी करो, और कॉपी करके अंगूठा दिखा दो तुरंत। अब एक मस्त बात बताऊंगा, मस्त एकदम, बिल्कुल जबरदस्त एकदम, कंसेप्ट वाली, धागा खोल के भयंकर, जिसके लिए तुम उड़ान सीरीज में आए हो, जिसके लिए तुमने इंडिविजुअल पावर सिस्टम परचेज किया है, वो वाला एक मस्त बात बता दूं, एकदम मस्त वाली बात, एकदम रोमांचित कर देने वाली बात, जो किताब में नहीं मिलेगी। देखो
तुमसे ये पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? तुमसे ये पूछ लिया जाए कि इंडक्टेंस क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, कहां जरूरत है कैलकुलेट करने की? शांत रहना है ना, कमेंट में कोई कमेंट नहीं करे। मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं कि तुमने ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर पढ़ने चालू किए हैं, क्यों? ताकि परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर सको। तो तुमसे कोई पूछे रेजिस्टेंस क्यों निकाला भाई, रेजिस्टेंस नामक पैरामीटर क्यों निकाला, उससे कौन सी परफॉर्मेंस कैलकुलेट होती है? तो रेजिस्टेंस से पावर लॉस निकलता है और पावर लॉस से एफिशिएंसी निकलती है। मतलब रेजिस्टेंस क्यों जरूरी है? ताकि एफिशिएंसी पता चले। रेजिस्टेंस से वोल्टेज ड्रॉप निकलता है और वोल्टेज ड्रॉप से वोल्टेज रेगुलेशन निकलता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन भी परफॉर्मेंस का एक क्राइटेरिया है। तो ये भी क्राइटेरिया अपन ने फाइंड कर लिया रेजिस्टेंस के थ्रू। इंडक्टेंस को क्यों कैलकुलेट किया? तो पहली बात तो ये कि इंडक्टेंस की वजह से इंडक्टिव रिएक्टेंस आता है, ड्रॉप उसमें भी होता है। तो रेजिस्टिव ड्रॉप और रिएक्टिव ड्रॉप दोनों मिलकर के टोटल ड्रॉप देते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन अगर ढूंढना है तो इंडक्टेंस भी निकालना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे भयंकर है, ध्यान से सुनना, कि अगर तुमने ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस निकाल लिया तो आप 2 पाई FL करके उसका रिएक्टेंस भी निकाल सकते हो। हाँ बिल्कुल। और याद करो वो दिन जिस दिन मैंने तुम्हें ये लिखवाया था P बराबर VS/VR अपॉन X इंटू साइन डेल्टा, मैंने कहा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काम आएगा। देखो आज फिर आ गया। अगर तुम्हारी ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस ज्यादा है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो पावर ट्रांसफर कैपेसिटी, क्या कहा था मैंने कहा ये फॉर्मूला स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का भी है और ट्रांसमिशन लाइन की पावर ट्रांसफर कैपेसिटी का भी है। इसका मतलब अगर इंडक्टेंस तुम्हारी ट्रांसमिशन लाइन का ज्यादा है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो एक्स ज्यादा होने से पावर ट्रांसफर कैपेसिटी कम हो जाएगी। यानी तुम्हारी ट्रांसमिशन लाइन की औकात है कि वो पावर भेज सकती है, पर वो पावर किसकी मुट्ठी के अंदर है? इंडक्टेंस की मुट्ठी में। ऐसे हलक पकड़ रखा है ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस में, जैसे ही बढ़ेगा ये हलक पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगा। तो आज से और अभी से अपन को ये पता चल गया कि इंडक्टेंस हमारा दुश्मन है। जहां जहां इंडक्टेंस दिखेगा वहां वहां उसको मारेंगे, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडक्टेंस ही वो है जिस पर हमारी लाइन की पावर ट्रांसफर कैपेसिटी निर्भर करती है। एक लाइन का यूज करते क्यों है? एक लाइन का यूज करते हैं पावर ट्रांसफर करने के लिए, और वो पावर ट्रांसफर किस पर डिपेंड कर रही है? पूरी की पूरी इंडक्टेंस पर निर्भर कर रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि लाइन का इंडक्टेंस कम रहे ताकि उसकी पावर ट्रांसफर कैपेसिटी क्या रहे? बढ़िया रहे। आई बात समझ में कि नहीं? यस और नो? तो आज से इंडक्टेंस तुम्हारा दुश्मन, जहां देखेंगे वहां उसे मारेंगे और उसे कम करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है सबको? समझ में आया कि नहीं? काहे निकालते हैं इंडक्टेंस? इसलिए निकालते हैं इंडक्टेंस, इस वजह से कैलकुलेट करना जरूरी होता है। आज के लिए इतना ही। आई एम सुमित दादे साइनिंग ऑफ। मिलते हैं कल फिर से। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद। कंडक्टर का रेडियस हमेशा सेम रहेगा दीपक, अलग अलग नहीं रहेगा। दोनों में करंट सेम है तो रेडियस भी सेम रहेगा, कभी भी अलग नहीं होगा। ठीक? ओके, गुड नाइट।